अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 14 में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जो कि है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, पेज नंबर 16 और 17 से। इस पूरे चैप्टर में हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को काफ़ी डिटेल में देखा है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं। टूल्स क्या हैं? टूल्स ऐप्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस जिसका शॉर्ट फॉर्म ऐप्स होता है। तो टूल्स ये वो ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिनको हम अपने इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। अब ये ऐप्स क्या करती हैं? ये ऐप्स हमें हेल्प करती हैं कि हम अपने कोड को लिख सकें, उसको एडिट कर सकें। मींस हमने उसको लिखा है तो उसमें फिर हमें कुछ चेंजेस करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। फिर उस कोड को टेस्ट करें कि जिस पर्पज़ के लिए हमने उस कोड को लिखा है तो क्या उससे वो फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म हो रही है। फिर हम उसको डिबग कर सकें। डिबग को हमने देखा था कि हम लाइन बाय लाइन अपने कोड को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि कहीं पे एरर होता है तो वो हमें वहीं पे पता चल जाता है और उस लाइन को हम फिक्स कर लेते हैं। और अपने कोड की जो पूरी मैनेजमेंट है, पूरी ऐप का जो कोड है वो, क्योंकि बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ लाइंस से मिल के बना हुआ होता है, तो उसको सारा मैनेज करना, ये सारे काम हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। अब डिफरेंट टाइप के कौन कौन से टूल्स डिस्कस हुए हैं आपकी बुक में। सबसे पहला है लैंग्वेज एडिटर्स, जिसको हम कोड एडिटर भी बोलते हैं। तो पेपर में आपको क्वेश्चन दोनों तरीकों से आ सकता है। लैंग्वेज एडिटर के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोड एडिटर के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड कौन सा टूल है जी? ट्रांसलेटर। थर्ड है डिबगर। फोर्थ वन है आईडीई। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फोर्थ वन है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद सिक्स्थ है सोर्स कोड रेपोजिटरीज। तो अब ये 6 के 6 टूल्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम अपना सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है लैंग्वेज एडिटर, उसको देखते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि इसका एक और नाम क्या होता है? कोड एडिटर्स, ठीक है। तो लैंग्वेज एडिटर या कोड एडिटर, जब दोनों में से कोई एक नाम यूज़ किया हो तो आप समझ जाएं कि किसकी बात हो रही है। अब ये लैंग्वेज एडिटर्स क्या करते हैं? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है एक, और अभी हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसी तरह ये जो लैंग्वेज एडिटर है ये भी हेल्प करता है कि हम अपने कोड को लिख सकें, उसको एडिट कर सकें अगर हमने कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? हम जो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, हम अपना जो कोड होता है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो हम इन लैंग्वेज एडिटर्स और कोड एडिटर्स में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके अपना कोड लिख सकते हैं। अब दो एग्जांपल्स दी हुई हैं हमें कोड एडिटर्स की। एक है नोटपैड प्लस प्लस, दूसरा है वीएस कोड। वीएस स्टैंड्स फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये दो जो है ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज एडिटर्स हैं और ये हमें एनेबल करते हैं हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना कोड लिख लें। अब यहाँ पे लिखा है मैनी एक्सटेंशंस। मैनी एक्सटेंशंस का क्या मतलब है? एक्सटेंशन क्या होती है? जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसके लास्ट पे जो डॉट के बाद वर्ड्स लिखे हुए होते हैं ना, वो उसकी एक्सटेंशन होती है। वो क्या करते हैं? वो आइडेंटिफाई करते हैं, बताते हैं कि ये फाइल जो है वो किस टाइप की है। अब जैसे हम कोई इमेज जो है वो सेव करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके आगे डॉट पीएनजी या जेपीईजी लिखा हुआ होता है, तो ये क्या है? ये उसकी एक्सटेंशन है। इसी तरह पीडीएफ फाइल होती है तो उसके आगे डॉट पीडीएफ लिखा हुआ होता है। तो अब जब हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक एक्सटेंशन होगी जो हमें बताएगी कि हाँ, अब जो हमारा कोड है वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी आगे एक्सटेंशन आ जाएगी जब हम उस कोड को लिखेंगे। क्योंकि जब हम कोई कोड लिख लेते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लैंग्वेज एडिटर्स में क्यों ना हम लिख रहे हो, तो वो एंड पे तो उसने एक फाइल की फॉर्म में सेव होना है। तो जब वो एक फाइल की फॉर्म में सेव होगा तो उसको कंप्यूटर को भी बताने के लिए और एडिटर को भी बताने के लिए कि हमने वो जो कोड है वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, एंड पे उसकी एक्सटेंशन आ जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए भी हम एक लैंग्वेज एडिटर यूज़ करेंगे और जब उसमें हम अपना काम करके फ़ाइल को सेव करेंगे तो एंड पे एक्सटेंशन आ जाएगी और पाइथन की एक्सटेंशन होती है .py।
अब नेक्स्ट हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल पढ़ना है जो कि है ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, ये हमारे कोड को ट्रांसलेट करेगा। किसमें का ट्रांसलेट करेगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें देखा था कि एक बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ आती है, वहाँ पे हमने तो डिटेल में बात नहीं की थी, अब यहाँ पे उस बारे में डिटेल में बात करते हैं। हमने देखा है कि हमने जो अपना कोड लिखना होता है वो हम क्या करते हैं, हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, ये सिर्फ ह्यूमंस को समझ आती है, ठीक है, इंसानों को समझ आती है, ये कंप्यूटर को समझ नहीं आती। लेकिन हमने एट द एंड अपना सॉफ्टवेयर कहाँ पे यूज़ करना है, अपने कंप्यूटर पे यूज़ करना है ना, या अपने मोबाइल या किसी और डिवाइस पे यूज़ करना है। तो वो जो डिवाइसेस होती हैं जिनको हम मशीन्स बोलते हैं, उनको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझ आती, उनको बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, जिसके लिखे हुए कोड को हम बाइनरी कोड कहते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है, मशीन कोड। क्योंकि ये मशीन का ही कोड है ना, कंप्यूटर भी एक मशीन है तो मोबाइल भी एक मशीन है, तो उसका जो कोड है उसको हम मशीन कोड या बाइनरी कोड कहते हैं, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होता है उसको हम हाई लेवल कोड कहते हैं। तो अब ये ट्रांसलेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड जो प्रोग्रामर लिखता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी कोड में, मशीन कोड में। अब प्रोग्रामर के लिए भी आसानी हो जाती है, उसको जो लैंग्वेज आती है वो उसमें अपना कोड लिख देता है, और जब हमने उस सॉफ्टवेयर को चलाना है अपनी मशीन के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर जिस पे भी चलाना है, तो उसमें फिर उसको ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उस कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ये इस फॉर्म में आ गया तो मीन्स ये कंप्यूटर को समझ आने लग गया, और जब वो कंप्यूटर को समझ आने लग पड़ा होता है तो हमने उस कोड में जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, वो सॉफ्टवेयर जिस भी काम के लिए बनाया वो होता है, कंप्यूटर वो सारे काम करना शुरू कर देता है। इनकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं इंटरप्रेटर्स और दूसरे होते हैं कंपाइलर्स। इंटरप्रेटर्स क्या करते हैं, इंटरप्रेटर्स ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन। अब हमें पता है कि हम जो अपना कोड लिखते हैं वो एक लाइन नहीं होती, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस होती हैं। ये इंटरप्रेटर है क्या है, तो ये एक ट्रांसलेटर ही ना, इसने क्या करना है, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये जो इंटरप्रेटर है ये क्या करता है, ये हमारे कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, ट्रांसलेट करता है। और इसकी एक एग्जांपल दी हुई है पाइथन इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर क्या करते हैं, ट्रांसलेट द एंटायर कोड वंस, मीन जितना भी हमारा कोड होगा उसको पूरा का पूरा इकट्ठे को ट्रांसलेट कर देंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में। और एक इसकी एग्जांपल दी हुई है GCC फॉर C++ या सी। अब ये जो सी है और C++ है, ये दोनों क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और GCC है ये क्या है, ये हमारा एक कंपाइलर है जो क्या करेगा, सी या C++ में लिखे हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को बाइनरी कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और किस तरह कन्वर्ट करेगा, इकट्ठा पूरे के पूरे कोड को। अब हमने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल पढ़ना है जिसका नाम है डिबगर। डिबगर के बारे में हम पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिबगर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम अपने कोड में जो बग्स हैं या एरर्स हैं उनको फाइंड करने के लिए और फिर उनको फिक्स करने के लिए, क्योंकि ये जो लाइन बाय लाइन हमारा कोड है उसको एक तरह का टेस्ट कर रहा होता है। तो जहाँ पे भी जो भी एरर होते हैं हमें वो फाइंड करके दे देते हैं और फिर हम उन एरर्स को फिक्स कर सकते हैं। तो एक डिबगर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जो है GNU, और ये GNU हम C या C++ के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स जो हमने कोड C या C++ में लिखा हुआ होगा, अगर हमने उसमें कुछ एरर्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम GNU डिबगर का यूज़ कर सकते हैं। एक हमें दिया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड के आगे लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड विद विजुअल स्टूडियो IDE। अब ये IDE क्या होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टूल है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, कंबाइंड। मीन्स ये जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है या जो सॉफ्टवेयर टूल है ये क्या है, ये कुछ चीज़ों से कंबाइन होके बना हुआ है। अब ये क्या करता है, प्रोवाइड ऑल टूल्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं ये वो सब एक के अंदर हमें मिल जाते हैं, हमें वो सब प्रोवाइड करता है। एडिटर्स भी प्रोवाइड करता है, हमें डिबगर्स भी प्रोवाइड करता है।
हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसको वीसीएस भी बोलते हैं, ये क्या होता है, इसमें हमारी हिस्ट्री को सेव करके रखता है, किस किसने कब कब कौन कौन से चेंजेस किए हैं, ताकि अगर हम चाहते हैं कि अब आगे जाके हमें लगा कि नहीं, जो पीछे वाला वर्जन था हमारे कोड का वो ज़्यादा ठीक था, तो हम उसको अनडू करके वो भी दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी जो हिस्ट्री होती है उसको सेव करके रखता है। अब क्या है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड का मतलब भी कंबाइन होता है। तो हमने पढ़ा कि एडिटर और डिबगर और जितने भी टूल्स हैं जो अभी हम अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल पढ़ रहे हैं, वो सारे इंटीग्रेट होके कंबाइन होके हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। और इसकी आगे से फिर हमें एग्जांपल दी हुई है जो कि है विजुअल स्टूडियो। और विजुअल स्टूडियो को हम यूज़ करते हैं .NET के लिए और C++ के लिए। C++ क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये .NET है, ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको फ्रेमवर्क के बारे में नहीं पता तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। .NET क्या एक फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क के अंदर जो हमने एक कोड लिखना होता है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें, वो कोड हम इस विजुअल स्टूडियो के अंदर लिख सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या है आईडी का, पायचार्म। और पायचार्म हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पाइथन के लिए। एक पॉइंट यहाँ पे रह गया इंटरफेस का। इंटरफेस का भी मैंने आपको STLC की डिज़ाइन फेज में बताया था। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक दरमियान में जो बंदा होता है ना, मिडल मैन, या जिसको हम इंटरमीडियरी बोलते हैं, वो ऐड करता है। अब हमने इस IDE को इंटरफेस क्यों बोला है, ये किस किस के दरमियान में ऐड कर रहा है, ये जो हमारा प्रोग्रामर है, ठीक है, और जो हमारा कंप्यूटर है उसके दरमियान एज एन इंटरफेस ऐड कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज, जो प्रोग्रामर को नहीं समझ आती, जो प्रोग्रामर को समझ आती है वो इस कंप्यूटर को समझ नहीं आती। तो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है, या जो हमने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स पढ़े हैं, तो वो एज अ इंटरफेस एक्ट करते हैं दरमियान में। वो हमारे कोड को इस कोड में कन्वर्ट कर देते हैं कि कंप्यूटर उस कोड को अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल पढ़ना है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। अब ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है जो हमें एनेबल करता है कि हम अपने कोड को लिख सकें, रन कर सकें और टेस्ट कर सकें। लेकिन क्या करता है कि ये हमें दो ऑप्शंस देता है कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन मीन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हम इनको अपने ब्राउज़र के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास स्पेस नहीं होती अपने कंप्यूटर में, या फिर ये होता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं होती उस सॉफ्टवेयर की। उस वजह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये हमें इनेबल करते हैं कि हम ब्राउज़र के ऊपर ही अपने इस सॉफ्टवेयर टूल को यूज़ कर लें। और एग्जांपल्स दी हुई हैं, पहला है रेपलेट और दूसरा है गिटपॉड। तो ये दोनों क्या हैं, ये IDEs ही हैं, लेकिन हम इनको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो ये प्लेटफॉर्म्स क्या होंगे, ये ब्राउज़र के ऊपर तो हम इनको नहीं यूज़ करेंगे, हम इनको इंस्टॉल करते हैं अपनी जो लोकल हमारी एक मतलब मशीन होती है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ऊपर वाला जो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पढ़े थे उसके लिए हमें इंटरनेट रिक्वायर होता है, बट ये है कि हम उसको ब्राउज़र के ऊपर यूज़ कर लेते हैं। और जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो इंटरनेट के बगैर भी चल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है सोर्स कोड रेपोजिटरीज। रेपोजिटरीज के बारे में हमने पढ़ा था। रेपोजिटरीज क्या है, एक तरह के फोल्डर्स हैं, और ये फोल्डर्स क्या करते हैं, ये हमारे सोर्स कोड को लिखते हैं। अब जो हम कोड लिखते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने सॉफ्टवेयर का, उसको हम सोर्स कोड भी बोलते हैं, ठीक है। और जो बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिखा होता है, जब वो मतलब ट्रांसलेट होकर कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड में या बाइनरी कोड में, तो उस कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो ये जो सोर्स कोड है जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, उसको हम क्या करते हैं, उस एक रेपोजिटरी में डालते हैं, मींस फोल्डर में डालते हैं। तो कुछ ऐसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स भी हैं जहाँ पे हम अपना जो कोड है उनको रख सकते हैं, मींस हम स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उस कोड को ट्रैक कर सकते हैं। अब ये सोर्स कोड रेपोजिटरीज क्या करते हैं, ये हेल्प करती हैं हमें वर्जन कंट्रोल में, और मल्टीपल डेवलपर्स जो हैं वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल में कैसे हेल्प करते हैं कि हम अपने कोड में डिफरेंट चेंजेस करते रहते हैं, तो जो भी हमने चेंज किया वो समझे एक नया वर्जन बन गया हमारे कोड का। तो जब चेंजेस होंगे वो वर्जन ये अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, और हमें अगर पिछला वर्जन भी रिक्वायर है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये मल्टीपल डेवलपर्स जो हैं वो अलाउ करता है कि वो उस कोड को सेम कोड के ऊपर काम कर सकें।
तो हमारे सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था कि समटाइम्स ऐसे भी होता है कि एक डेवलपर जो होता है वो उस कोड को नहीं लिख रहा होता, एक फीचर पे भी एक से ज़्यादा डेवलपर काम कर रहे होते हैं और डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट फीचर्स पे भी काम कर रहे होते हैं। तो एक डेवलपर जो है वो दूसरे के कोड को अगर देखना चाहता है, तो अगर एक रेपोजिटरी में, एक फ़ोल्डर में हमने अपना कोड स्टोर करके रखा हुआ होगा, तो उधर उसको यूज़ करना, मैनेज करना वो सारे डेवलपर्स के लिए ईज़िली हो जाएगा। अब इसमें हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहली एग्जांपल है गिटहब और सेकंड है बिटबकेट। अब जो ये गिटहब है ये क्या करता है, ये अलाउ करता है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। ओपन सोर्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ओपन ओपन का मतलब है ये पब्लिकली अवेलेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको कोई भी यूज़ कर सकता है, जिनका सोर्स कोड ओपनली पब्लिकली अवेलेबल होता है। फिर बिटबकेट है, बिटबकेट में क्या है, प्राइवेट और पब्लिक रिपोजिटरीज के लिए ये बेस्ट है। मींस हम अपना एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमने अगर चाहते हैं कि नहीं किसी ओपनली हो, पब्लिक के लिए अवेलेबल उसका कोड ना हो, हम उसको प्राइवेट अपने लिए मैनेज करके रखें, तो हम उसके लिए भी बिटबकेट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं वो कोड पब्लिक भी यूज़ कर सकती है, तो हम उसको तब भी हम बिटबकेट को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।